नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक विषय में इतिहास का अध्ययन करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 11 स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जाना, इस पाठ को शुरू करने से पहले पिछले भाग में हमने क्या क्या जाना था, आइए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि अंग्रेज सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को विफल कर दिया था और उन्हें ये आभास हो गया था कि आने वाले समय में पुनः आंदोलन छिड़ सकता है। इसलिए भारतीयों को खुश करने के लिए उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया, लेकिन इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना की गई। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना विचार विमर्श किए भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और गांधी जी ने पुनः आंदोलन प्रारंभ कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में सन 1942 में बुलाया गया था और अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा गया और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही भारतीयों ने करो या मरो की प्रबल भावना के साथ इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। क्रांतिकारी गतिविधियां। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ अंग्रेज सरकार को ध्वस्त करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां भी सक्रिय थीं और भूमिगत गतिविधियां भी सक्रिय थीं। इनके प्रमुख नेता कौन कौन से थे? श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसिफ अली आदि। आजाद हिंद फौज का संघर्ष। पिछले भाग में हमने ये भी जाना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और इसके संघर्ष के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। सैनिकों का विद्रोह। अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने सन 1946 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। ब्रिटेन में मजदूर संघ के नेता क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि वे भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया और यह मिशन 1946 में भारत आया और उसने भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सबसे पहला निर्णय कि भारत में अंतरिम सरकार गठित की जाए और इस सरकार को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, और दूसरा निर्णय यह था कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम सन 1947 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया और वे दो स्वतंत्र राष्ट्र बच्चों कौन कौन से हैं? भारत और पाकिस्तान। आज हम जानेंगे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हो गया था। अब हमारे देश के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थीं एवं देश के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाने थे, आइए इनके बारे में जानते हैं। आज के भाग में हम स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास के बारे में जानेंगे। स्वतंत्र भारत की तत्कालीन समस्याएं, उस समय की समस्याओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शरणार्थियों की समस्या, देशी रियासतों का भारतीय संघ में
विलय की समस्या, पाकिस्तान का स्वतंत्रता के बाद भारत पर आक्रमण की समस्या के बारे में हम जानेंगे और आर्थिक समस्या के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां भी थी। वे चुनौतियां कौन कौन सी थी बच्चों, आइए इनके बारे में भी जानते हैं। स्वराज की चुनौतियां थी संविधान का निर्माण करना, विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या, स्वतंत्र भारत के विकास की योजनाओं की समस्या। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिला रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हो गया था और 14 अगस्त की मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा, रात को 12 बजे जब पूरा विश्व सो रहा है तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर है। अर्थात भारत जीवन और स्वतंत्रता, आजादी की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है। भारत की करोड़ों जनता का सपना सच हो चुका था, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं जिनका निराकरण करना था एवं बहुत समस्याएं भी थीं जिनका समाधान भारत की सरकार को करना था। आइए भारत की तत्कालीन समस्याओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। शरणार्थियों की समस्या, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, कुछ शरणार्थी अपना सामान लेकर जब कुछ लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं कुछ शरणार्थी अपना सामान लेकर भारत में आते हुए। भारत में सबसे बड़ी समस्या आई थी शरणार्थियों को बसाने की समस्या। देश के विभाजन के तुरंत बाद लगभग 75,000 हिंदू, मुसलमान और सिख शरणार्थियों को बसाने की समस्या भारत सरकार के सामने आई थी। इसका निदान किस प्रकार किया गया था? भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया था। कैसे बसाया था? इन्हें बने हुए मकान दिए गए थे और इन्हें भूमि भी दी गई थी। देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में लगभग 260 रियासतें थीं और इन रियासतों को भारतीय संघ में विलय करना आवश्यक था। क्यों आवश्यक था? इसलिए क्योंकि अगर ये रियासतें भारत में ना मिलती तो देश कई टुकड़ों में बंट जाता और गृह युद्ध हो जाता। इसलिए इन देशी रियासतों को भारत में विलय करना आवश्यक था। इसका निदान किस प्रकार किया गया? उस समय के हमारे उप प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का चित्र है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से अधिकांश रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया। और बच्चों, क्या आपको पता है इसी सूझबूझ के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर में धावा बोल दिया और कश्मीर के महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने के लिए भारत सरकार से अपील की। इसका निदान किस प्रकार किया गया? भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। आर्थिक समस्या। स्वतंत्रता के पश्चात बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे देश में गेहूं और जूट के अधिकांश सिंचित क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, जिस कारण हमें खाद्यान्न की समस्या हुई और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या सरकार के सामने थी। शुरुआत में सरकार ने गेहूं विदेशों से आयात किया, लेकिन इस समस्या का समाधान, निराकरण किस प्रकार किया गया?
सरकार के लगातार प्रयासों के कारण देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, जमींदारी प्रथा को सरकार ने समाप्त किया और काश्तकारों को भूमि दी गई। साथ ही साथ हमारे देश में अब खाद्यान्न का इतना उत्पादन होता है कि हम उस खाद्यान्न को दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं। स्वराज्य की चुनौतियां। हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तत्कालीन समस्याएं थीं और साथ ही साथ हमारे देश की कुछ चुनौतियां भी थीं जिनका हमें सामना करना था। सबसे पहली स्वराज की चुनौती थी संविधान का निर्माण करना। संविधान से आप क्या समझते हैं? देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं और आप सभी ने अपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किसी भी देश के लिए संविधान अति आवश्यक होता है। तो चूंकि हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे देश को संविधान का निर्माण करना था। 15 अगस्त सन 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था हो गई। प्रभुसत्ता संपन्न संस्था से आप क्या समझते हैं बच्चों? जब भारत की सरकार या संविधान सभा अपने आंतरिक और बाहरी मामलों को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है तो हम प्रभुसत्ता संपन्न संस्था और हमारा देश प्रभुसत्ता संपन्न देश हो गया। अब इसे भारतीय संविधान का निर्माण करना था। जैसे कि हमने जाना कि 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ और क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी में विभिन्न प्रांतों से लोगों ने भाग लिया, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत के लोगों को शामिल किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 389 लोग इसके सदस्य थे। संविधान सभा के अंतर्गत प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति, जिसे अंग्रेजी में हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, बनाई गई और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं बच्चों, ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का चित्र है और ये प्रारूप संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिनका मुख्य कार्य क्या था? संविधान को लिखना। और हमारे संविधान, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए। और ये कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 में। हमारे संविधान को लागू कब किया गया बच्चों? हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू कर दिया गया और संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक गणतंत्र देश हो गया। आप सभी जानते हैं बच्चों, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको याद रहेगा बच्चों, 26 जनवरी को ही हमारे संविधान को लागू किया गया था और गणतंत्र दिवस में हम अपने स्कूलों में ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। दूसरी चुनौती जो भारत के समक्ष थी वह थी विदेशी उपनिवेशों के विलीनीकरण की समस्या। देश की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था और पुडुचेरी, चंदरनगर, माही और कारिकल में फ्रांस का कब्जा था। अब इसका निदान किस प्रकार किया गया? फ्रांस सरकार ने भारत के आग्रह पर सन 1954 में पुडुचेरी, चंदरनगर, माही और कारिकल को भारत की सत्ता को अर्थात भारत सरकार को सौंप दिया। पुर्तगालियों ने सैनिक कार्यवाही के बाद सन 1961 में गोवा को भारत की सत्ता को दिया। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चों, उत्तर से दक्षिण अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक समस्त भूभाग भारत के अंग बन गए। सामाजिक एवं
आर्थिक विषमताएं। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने सामाजिक और आर्थिक विषमताएं भी थीं। इन समस्याओं को दूर करना था। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये कौन सी विषमताएं थीं जो हमारे समक्ष थीं। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। तीन प्रमुख सामाजिक आर्थिक विषमताएं जो स्वतंत्र भारत के समक्ष थी वह थी गरीबी की समस्या, अशिक्षा, सभी को शिक्षा मुहैया करवाना, सभी को शिक्षित करना, बेरोजगारी, सभी के लिए रोजगार मुहैया कराना, सभी को रोजगार उपलब्ध कराना। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने विकास की योजनाएं बनाई है। आइए इस चित्र के द्वारा समझते हैं किस प्रकार से विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किस लिए किया गया बच्चों? ताकि देश के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सके और इन्हें क्रियान्वित किया जा सके। 1 अप्रैल सन 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अर्थात योजना आयोग के अंतर्गत देश की प्रगति, देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप बनाया गया, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 में लागू कर दी गई। अच्छा बच्चों, पंचवर्षीय योजनाओं में ऐसी योजनाएं बनाई जाती थी जिसमें कृषि के विकास के लिए, शिक्षा के लिए प्रावधान, चिकित्सा के लिए प्रावधान, इन सभी देश के समस्त पहलुओं के विकास के लिए इन्हें योजना में सम्मिलित किया जाता था। 2014 में भारत सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और जनवरी 1915 ईस्वी में नीति आयोग को प्रारंभ किया गया। 31 मार्च 2017 ईस्वी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और इन योजनाओं के द्वारा हमारा देश विकास एवं प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। आज हमने जाना बच्चों, आज के भाग में हमने क्या क्या जाना, आइए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। हमने जाना 15 अगस्त सन 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र भारत के सामने तत्कालीन समस्याएं थी। वे कौन कौन सी थी? शरणार्थियों की समस्या। भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया और इन्हें बने हुए मकान और भूमि दी। दूसरी समस्या जो सरकार के समक्ष थी वह थी देशी रियासतों को भारतीय संघ में विलय की समस्या। हमारे उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सूझबूझ के साथ अधिकांश देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया और इसी सूझबूझ के कारण इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानियों के कबायलियों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। कश्मीर के महाराज ने भारत में सम्मिलित होने की अपील की। भारतीय जवानों ने कश्मीर से कबायलियों को खदेड़ दिया। भारत सरकार के सामने आर्थिक समस्या भी थी और इसका निराकरण करने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और काश्तकारों को भूमि दी गई। सरकार के लगातार प्रयास के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ा। स्वतंत्र भारत के सामने जो प्रमुख चुनौतियां थीं उसमें सबसे पहली थी संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी जिसका कार्य था संविधान को लिखना और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था और बच्चों आपको ध्यान होगा इसे कब लागू किया गया था? इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था
और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया था। हमारे देश के सामने सामाजिक और आर्थिक विषमताएं गंभीर थीं, जिनमें प्रमुख रूप से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी थी। इसके समाधान के लिए सरकार ने 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया, ताकि देश के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाकर अपने देश को हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई। आइए बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं और आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1950। कब हुआ था स्वतंत्र बच्चों? 15 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1951, 11 अप्रैल 1952, 11 अप्रैल 1951, 15 दिसंबर 1952। कब लागू की गई थी बच्चों? आप सबको याद होगा, 1 अप्रैल 1951 को। दूसरा अभ्यास कार्य है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब हम आजाद हुए तो देश में कुल कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी बच्चों? 562 रियासतें थी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हमने पाठ में विस्तार से जाना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया और उनको शपथ किसने दिलाई? बच्चों, जैसा कि हमने चित्र में भी देखा था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्हें शपथ किसने दिलवाई थी? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलवाई थी। शरणार्थियों की क्या समस्या थी? भारत सरकार के सामने स्वतंत्रता के पश्चात शरणार्थियों की समस्या थी उन्हें बसाने की, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए और उन्हें बने हुए मकान और भूमि दी गई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं थीं? इनका समाधान किस प्रकार से किया गया था? बच्चों, इस पाठ में हमने विस्तार से जाना कि भारत की तत्कालीन समस्याएं कौन कौन सी थीं। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। शरणार्थियों की समस्या, देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय की समस्या, पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण और आर्थिक समस्या। इनका समाधान किस प्रकार किया गया, ये आप विस्तार से अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क। अभ्यास कार्य करने के बाद अब हम एक प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। वर्तमान भारत की क्या क्या समस्याएं हैं और आप उनके निदान हेतु क्या तरीके अपनाएंगे? बच्चों, वर्तमान समय में भारत में क्या क्या समस्याएं हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं और इन समस्याओं को आप अपने प्रोजेक्ट वर्क में लिखेंगे। और अगर इनसे संबंधित आपको चित्र भी मिले तो आप इन चित्रों को भी अपने प्रोजेक्ट कार्य में लगाएंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियां। बच्चों, आज हम 1885 से लेकर 1948 तक कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं एवं तिथियों को दोहराएंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और आपको याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन
ह्यूम ने की थी, जो कि एक अंग्रेज उदारवादी थे। 1905 में बंगाल का विभाजन उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने किया था और इसका कारण क्या बताया गया था? प्रबंधन, अच्छा प्रबंधन इसका कारण बताया गया था, जबकि इसका असल कारण था संप्रदायों में फूट डालना। 1913 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ किया और पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था नस्लीय अन्याय के खिलाफ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। भारतीयों ने अंग्रेज सरकार का साथ दिया था यह सोच के कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को आज़ाद कर देंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ और 13 अप्रैल 1919 को दुखद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1920 में गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 में फरवरी माह में चौरी चौरा कांड हुआ, जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1925 में 9 अगस्त को लखनऊ के निकट काकोरी एक स्थान है जहां पर क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी को रोककर अंग्रेजी खजाने पर कब्जा कर लिया। 1927 को साइमन आयोग की नियुक्ति हुई। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग को पारित किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। 1937 में नए चुनाव एवं नवीन प्रांतीय सरकारें बनी। 1939 में भारत में प्रादेशिक स्वशासन स्थापना एवं द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। 1940 में ही अंग्रेजों का अगस्त प्रस्ताव आया और कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहते हैं, प्रारंभ हुआ। 1942 में कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। 1946 में मुंबई में ब्रिटेन की नौसेना के भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह किया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में ही संविधान सभा के चुनाव हुए। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 1948 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। बच्चों, हमने कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियों को दोहराया। आशा करती हूँ आज का ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली बार हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।